Very good morning, students. Today we'll be dealing with the topic of state. What do we mean by the term state? This has been provided under Article 12 of the Constitution of India. Now, before going into the definition which has been provided under Article 12 of the Constitution of India, it is important for us to understand in detail the background behind this particular definition. Students, earlier the rights and the liberties of the citizen were to be recognized and respected by the king. In the passage of time and the individuality perspective, evolution of human thinking has given rise to the opinion that there are certain basic rights which need to be compulsorily protected by the king and hence cannot be compromised. पहले ऐसा माना जाता था कि जो भी राइट्स एंड लिबर्टीज हैं सिटीजन्स के उनको रिकॉग्नाइज भी किया जाना चाहिए और रिस्पेक्ट भी किया जाना चाहिए किंग के द्वारा। जैसे जैसे समय गुजरा, इंडिविजुअलिटी का जब पर्सपेक्टिव डेवलप हुआ, ह्यूमन थिंकिंग इवॉल्व हुई और इस एवॉल्यूमेंट का रिजल्ट ऐसा हुआ कि एक ओपिनियन फॉर्म हुआ, लोगों के सर्टेन बेसिक राइट्स होते हैं, इन बेसिक राइट्स को कंपल्सरली प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए किंग के द्वारा और किसी भी सूरत पे इन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, इन बेसिक राइट्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। विद दिस बैकग्राउंड, इस बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए या इस बैकग्राउंड के बेसिस पे फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट है वो इवॉल्व। अब इन हिस्ट्री हमको फंडामेंटल राइट्स का सबूत कहाँ देखने को मिलता है कि भाई कुछ राइट्स एज अ फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज कर दिए गए थे, ये सबूत हमको कहाँ देखने को मिलता है? तो स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड 3 डॉक्यूमेंट्स हैं। पहला है मैग्ना कार्टा जो कि 1215 का है। सेकेंड वन इज बिल ऑफ राइट्स जो कि 1689 का है। थर्ड है फंडामेंटल राइट्स जिसे आज हम आर्टिकल 12 में दिए गए स्टेट के अगेंस्ट क्लेम करते हैं। फंडामेंटल राइट्स जिनका उल्लेख हमको पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। नाउ बिकॉज हमारा आर्टिकल 12 स्टेट की डेफिनेशन के साथ कवर कर, स्टेट की डेफिनेशन को डिफाइन कर रहा है, बट बिफोर एंटरिंग इनटू अंडरस्टैंडिंग व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म स्टेट, 2 बातें ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो वॉलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट हमेशा अवेलेबल है अगेंस्ट द स्टेट ओनली, यानी फंडामेंटल राइट्स ये हमेशा अवेलेबल रहेंगे अगेंस्ट द स्टेट ओनली। दूसरी बात ऐसी कि जो भी अग्रीव्ड पार्टी है जिसका भी फंडामेंटल राइट वॉलेट हुआ है, ये अग्रीव्ड पार्टी के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो ये प्रूफ करे कि स्टेट या फिर अदर पार्टी जिसने भी उसका फंडामेंटल राइट वॉलेट किया है वो कवर होता है आर्टिकल 12 के अंतर्गत ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 12 जो कि डेफिनेशन ऑफ द स्टेट बताता है। नाउ देखते हैं व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4 बातें दी गई है, स्पेसिफिकली जो तीसरी बात है इसमें चौथी बात बोल दी गई है। कौन कौन सी बेसिकली देखा जाए तो बातें बोली गई है। सबसे पहले स्टेट की डेफिनेशन जो आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है उसमें बोला है कि स्टेट मीन्स द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। थर्ड वन इज द स्टेट गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, ठीक है। थर्ड वन इज लोकल बॉडीज, थर्ड वन इज व्हाट, लोकल बॉडीज। एंड फोर्थ वन इज अदर अथॉरिटीज। अदर अथॉरिटीज में भी कौन सी अथॉरिटीज, मतलब अब यहाँ पे वर्ड अदर अथॉरिटीज बोला गया है बट स्पेसिफाई नहीं किया है कि अदर अथॉरिटीज में क्या इंक्लूड होगा। तो ये जो वर्ड है अदर अथॉरिटीज, इसमें वो अथॉरिटीज आनी चाहिए जो कि सबसे पहली बात जो टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर सिचुएटेड है
और दूसरी बात उसके ऊपर गवर्नमेंट का किसी न किसी तरीके का कंट्रोल है। ठीक है, तो अदर अथॉरिटीज हु आर विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर ये है देन इन दैट केस वो अदर अथॉरिटीज आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो स्टेट की डेफिनेशन दी गई है उसमें कवर हो। ना अब बिकॉज ऊपर के 3 पॉइंट्स हमारे क्लियर थे कि क्या क्या, द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट एंड द लोकल बॉडीज, ये क्या है, ये क्लियर कट हमारे दिमाग में अब क्लियर हो गया है कि दिस इज नथिंग बट अ स्टेट। कंफ्यूजन हमको सिर्फ अदर बॉडीज में है क्योंकि अदर अथॉरिटीज में है क्योंकि वो स्पेसिफिकली नहीं बताई गई है। जहां तक गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की बात है उसमें क्या क्या चीजें आती है, इंडियन गवर्नमेंट आती है, इंडियन पार्लियामेंट आती है, इंडियन पार्लियामेंट में लोकसभा आता है, राज्यसभा आता है, राइट। तो ये सब जो है स्टेट की डेफिनेशन में कवर हो गए। अगर हम बात करते हैं कि लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट मतलब क्या, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट, ये मिलके क्या हो गए हैं, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, सेकेंड पॉइंट क्लियर है। So far as the third point is concerned, क्योंकि वहां पे भी जिक्र तो कर दिया गया है कि लोकल अथॉरिटीज। अब लोकल अथॉरिटीज मतलब कौन सी अथॉरिटीज होती हैं, तो इसका डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं दिया गया है, लेकिन सेक्शन 3 क्लॉज 13 ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे लोकल अथॉरिटीज मतलब लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज होता है ऐसा बताया गया है। अब लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज में भी कौन कौन सी बॉडीज होती हैं, तो पहला है म्युनिसिपैलिटी। अब म्युनिसिपैलिटी में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पंचायत की तो उसमें जिला पंचायत है, मंडल पंचायत है, ग्राम पंचायत है। थर्ड वन इज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, फोर्थ वन इज इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एंड फिफ्थ वन इज स्पोर्ट एक्सेट्रा। तो ये सब जो है ये क्या है, ये सब लोकल अथॉरिटीज हैं यानी लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज हैं। एंड ये सब अथॉरिटीज भी आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत स्टेट की डेफिनेशन में कवर होगा, जिनके अगेंस्ट में हम वॉल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्लेम कर सकते हैं। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आ जाती है जो डिबेटेबल है, दैट इज अदर अथॉरिटीज मतलब क्या, या कौन कौन सी अथॉरिटीज वर्ड अदर अथॉरिटीज के अंदर कवर होगी। एंड जो भी अथॉरिटीज बेसिकली वर्ड अदर अथॉरिटीज के अंदर कवर होगी उनके अगेंस्ट में हम वॉल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्लेम कर सकेंगे। बट अगेन यहाँ पे तो कुछ दिया ही नहीं है कि भाई इसमें कौन कौन सी बॉडीज अदर अथॉरिटीज में कवर होगी। तो देख लेते हैं कि ये वर्ड अदर अथॉरिटी, एक तो पहली बार डिफाइन नहीं किया गया है अदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत कि अदर अथॉरिटी मतलब क्या। दूसरा बात अदर अथॉरिटी को लेके या अदर अथॉरिटी में कौन कौन सी अथॉरिटीज इंक्लूड होगी इस बात को लेके अलग अलग समय पे अलग अलग केसेस पे काफी डिबेट होता रहा है और इन डिबेट का रिजल्ट ऐसा आया है कि हमें स्ट्रिक्ट तो कहीं लिबरल इंटरप्रिटेशन देखने को मिला है ओवर द मीनिंग ऑफ द टर्म अदर अथॉरिटीज। नाउ स्टूडेंट्स, फर्दर गोइंग इन डिटेल ओवर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, हमको एक बात ध्यान रखना है कि जो भी डेफिनेशन आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है स्टेट की, वही डेफिनेशन अप्लाई होगी पार्ट 3 के भी ऊपर एंड पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। इसके अलावा कहीं और अप्लाई नहीं होगी। तो जो आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन दी गई है वो डेफिनेशन ऑफ द स्टेट कहाँ अप्लाई होगी, ओवर द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि डील करता है फंडामेंटल राइट्स के साथ, एंड पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि डील करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी के साथ, राइट। Now, let's begin with the debate. What would be covered under the term other authorities? क्योंकि हमको स्पेसिफाई करना है, हमें इस अदर अथॉरिटी टर्म में वो सारी अथॉरिटीज लेके आनी है जो कि स्टेट की डेफिनेशन में बैठती है। तो अब बात आती है कि भाई ऐसी कौन सी अथॉरिटी है जो कि अदर अथॉरिटी के अंतर्गत
आएगी और स्टेट की डेफिनेशन वो मीट आउट होगी, राइट। तो सबसे पहला जो केस है इस कंसर्न में, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। इस केस में जो क्वेश्चन रेज हुआ था, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, कि वेदर यूनिवर्सिटी जो कि कॉन्स्टिट्यूट हुई है मद्रास यूनिवर्सिटी एक्ट के अंतर्गत, क्या वो स्टेट की डेफिनेशन में कवर होता है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन इन्वॉल्व हैं। सबसे पहली बात तो यूनिवर्सिटी क्या स्टेट है, दूसरा क्या कोई ऐसी बॉडी जो किसी स्टेट्यूट के अंतर्गत क्रिएट हुई है, स्टेट स्टेट्यूट के अंतर्गत क्रिएट हुई है, क्या वो बॉडी, यानी पहला इधर यूनिवर्सिटी स्टेट है क्या, दूसरा क्या कोई ऐसी बॉडी जो किसी एक्ट के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूट होती है, स्टेट्यूट के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूट होती है, क्या वो स्टेट कहलाई जाएगी। अगर है तो क्या यूनिवर्सिटी जो कि मद्रास यूनिवर्सिटी एक्ट, इस केस के पॉइंट ऑफ व्यू से मद्रास यूनिवर्सिटी एक्ट के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूट हुई है, वो स्टेट की डेफिनेशन में कवर होगी क्या। तो इन दिस कंसर्न एक रूल अप्लाई किया गया, कोर्ट ने इसमें इस मैटर में एक रूल अप्लाई किया। इस रूल को हम एजेस्डेम जेनरिस का रूल भी कहते हैं। अब ये जो रूल है बेसिकली एजेस्डेम जेनरिस का, इसका मतलब होता है कि ऐसी पूरी अथॉरिटीज जो कि एक जैसे नेचर की है, कैसे नेचर की है, एक जैसे नेचर की है, और नेचर भी कैसा होना चाहिए, विद द गवर्नमेंट और विद द लेजिस्लेचर, यानी गवर्नमेंट की तरह नेचर होना चाहिए या फिर लेजिस्लेचर की तरह नेचर होना चाहिए। अगर अथॉरिटीज का नेचर गवर्नमेंट की तरह है, अगर अथॉरिटीज का नेचर लेजिस्लेचर की तरह है, देन इन दैट केस वो सारी अथॉरिटीज जिनका नेचर गवर्नमेंट की तरह है, जिनका नेचर लेजिस्लेचर की तरह है, वो भाई स्टेट की डेफिनेशन में कवर होगी, वो स्टेट कहलाई जाएगी। अब जब बेसिकली हमने इस मैटर को देखा ज्यादा, या हमने जब इस मैटर को सुना या इस पे जजमेंट पास हुआ, तब ऐसा पाया गया कि भाई जो यूनिवर्सिटी है वो तो कोई गवर्नमेंट भी नहीं है, ना तो वो कोई सॉवरेन फंक्शन कर रही है, और ना ही वो लेजिस्लेचर है, और इसीलिए ऐसा पाया गया कि वो स्टेट नहीं है। तो इस केस में क्या बोला कि ये जो क्वेश्चन था वेदर द यूनिवर्सिटी इज अ स्टेट, तो इसको आंसर क्या किया गया कि इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय द कोर्ट दैट अबव थ्री अथॉरिटीज एक्सेप्ट अदर अथॉरिटीज इज ऑफ गवर्नमेंट और सॉवरेन नेचर। यानी अदर अथॉरिटीज को जब हम डिफाइन करते हैं, उसको अगर छोड़ दिया जाए अदर अथॉरिटीज को, तो ऊपर की जितनी भी अथॉरिटीज है, यानी तीनों अथॉरिटी कौन कौन सी, द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर एंड द लोकल सेल्फ बॉडीज या लोकल अथॉरिटीज, ये सब कैसी हैं, इनका नेचर कैसा है, गवर्नमेंट का नेचर का है, सावरीन नेचर की बॉडीज हैं। और यूनिवर्सिटी देखा जाए तो ना तो गवर्नमेंट नेचर की है, ना ही वो सावरीन नेचर की है, और इसीलिए यूनिवर्सिटी जो है वो स्टेट नहीं है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया था इस केस में। और ऐसा बोला गया साथ ही साथ कि यदि आप किसी अथॉरिटी को आर्टिकल 12 के अंतर्गत अदर अथॉरिटीज में इंक्लूड करना चाहते हैं, तो वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्या है कि वो अथॉरिटी किस तरीके का फंक्शन करती है। ठीक है, क्या करती है, किस तरीके का फंक्शन करती है, वो उसका द्वारा किया जाने वाला फंक्शन, यानी उस अथॉरिटी के द्वारा किया जाने वाला फंक्शन ये तय करेगा कि वो पर्टिकुलर अथॉरिटी स्टेट की डेफिनेशन में आती है या नहीं आती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे, अगर आपको स्टेट की डेफिनेशन में किसी अथॉरिटी को लेके आना है, तो वो अथॉरिटी ने किस तरीके का फंक्शन करना चाहिए, सॉवरीन नेचर का फंक्शन करना चाहिए। हमने यहाँ पाया कि जो यूनिवर्सिटी है वो सॉवरीन फंक्शन नहीं करती है, और इसीलिए वो स्टेट की डेफिनेशन में कवर नहीं होती। कहने का मतलब है यहाँ पे जो नेचर ऑफ फंक्शन है, दैट वाज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिसाइडिंग वेदर द अथॉरिटी is covered under the head other authority and whether that particular authority would be covered under the definition of the term state. So sovereign function was considered to be important and essential to cover any authority under the term state. Now
अगर मैं उज्जम बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस देखती हूँ, सेकेंड इंपॉर्टेंट केस क्या है? उज्जम बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. In this case, the court held that rule of agentem generis is of restrictive nature. कोर्ट ने इसमें पाया कि नहीं, जो रूल ऑफ एजेस्टम जनरस है ये कैसा है? रिस्ट्रिक्टिव नेचर का है, काफी लिमिटेड नेचर का है. एंड तीनों भी जो बॉडीज हैं, चाहे हम गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें, या फिर अगर हम ऑल लोकल अथॉरिटीज की बात करें, तो देयर इज नो जीनस बिटवीन दीज अथॉरिटीज. कोई रिलेशन नहीं है, कोई नेक्सस नजर नहीं आता है हमको. और इसीलिए कोर्ट ने ये रूल जो है एजेस्टम जनरस का, ये रिजेक्ट कर दिया. राइट. नेक्स्ट केस जो है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान वर्सेस मोहनलाल. अब ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान वर्सेस मोहनलाल में क्या हुआ? इस केस में कोर्ट ने ऐसा हेल्ड किया कि यदि कोई बॉडी क्रिएट की जाती है किसी लॉ के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, देन इन दैट केस वो बॉडी तो बहुत सारे पावर्स एक्सरसाइज करेगी, उसके पास बहुत सारी अथॉरिटीज होगी. जब वो अपने इन पावर्स और अथॉरिटीज को एक्सरसाइज करेगी तो इसका रिजल्ट ऐसा हो सकता है कि वो कभी या किसी मौके पर किसी इंसान के फंडामेंटल राइट्स को, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट कर दे. तो जो भी बॉडी कॉन्स्टिट्यूट होती है या क्रिएट की जाती है इधर लॉ के द्वारा या कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, तो वो स्टेट की डेफिनेशन में कवर होगी. और रूल और एजेस्टम जनरस के तहत जो बेसिकली पॉइंट तय किया गया था कि फंक्शन ऑफ द बॉडी, फंक्शन ऑफ दैट अथॉरिटी, इफ इट इज अ गवर्नमेंट और अ सॉवरेन फंक्शन, देन इन दैट केस वो स्टेट की डेफिनेशन में कवर होगा. लेकिन यहाँ पे हमारे अर्लियर मैटर के व्यू को रिजेक्ट कर दिया गया, यह बोल के कि ये जरूरी नहीं है कि जो भी बॉडी के अगेंस्ट में आप क्लेम कर रहे हो फंडामेंटल राइट का वॉलेशन, वो परफॉर्म ही कर रही हो गवर्नमेंट या सॉवरेन फंक्शन. यानी वो नॉन परफॉर्मिंग ऑफ गवर्नमेंट या फिर सॉवरेन फंक्शन वाली भी बॉडी हो सकती है. तो अब क्या हो गया यहाँ पे कि सबसे पहली बात कि बॉडी जो है वो स्टैट्यूट के द्वारा क्रिएट होनी चाहिए, लॉ के द्वारा क्रिएट होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्रिएट होनी चाहिए. उसको लॉ ने या कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अंतर्गत वो क्रिएट हुई है, उस बॉडी को उस लॉ के अंतर्गत बहुत सारे पावर्स मिलने चाहिए, अथॉरिटीज मिलनी चाहिए. और यदि वो उन पावर्स को एक्सरसाइज करते वक्त किसी का राइट वॉलेट कर देता होगा, फंडामेंटल राइट का वॉलेशन कर देता होगा, देन इन दैट केस वो अथॉरिटी के अगेंस्ट में हम क्लेम कर सकते हैं वॉलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट. ये जरूरी नहीं है कि वो बॉडी गवर्नमेंट या सॉवरेन फंक्शन ही करने वाली हो. ठीक है. तो मुझे पहले केस और इस केस में फर्क समझ में आया. पहला केस था यूनिवर्सिटी जो है वो एक्ट के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूट हुई थी. तो वन ऑफ द बेसिकली पैरामीटर फॉर डिसाइडिंग एनी अथॉरिटी टू बी स्टेट और नॉट, स्टेट्यूट के अंतर्गत क्रिएट हुई है, तो डेफिनेटली वो स्टेट की डेफिनेशन में आ गई. दूसरी बात, function was considered in one of the case, the function was considered to be one of the important factor in order to decide whether that particular authority would be covered under the definition of the term state or not. तो अभी हमने लास्ट वाले केस में ऐसा पाया कि नहीं, नेचर ऑफ फंक्शन इज नॉट इम्पॉर्टेंट. जरूरी नहीं है कि वो अथॉरिटी गवर्नमेंट ही हो, जरूरी नहीं है कि वो अथॉरिटी को सॉवरेन फंक्शन ही कर रही हो. लेकिन यदि वो स्टैट्यूट के अंतर्गत क्रिएट हुई है, यदि वो किसी लॉ के अंतर्गत क्रिएट हुई है, तो डेफिनेटली हम मान के चलेंगे कि दैट पर्टिकुलर अथॉरिटी इज अ स्टेट. राइट. नाउ नेक्स्ट है सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम का केस है. सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम में क्या हुआ? सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम में हमने पाया कि बॉडीज जो है वो तो कॉन्स्टिट्यूट हुई है स्टैट्यूट के अंतर्गत, ठीक है, और या किसी एक्ट के अंतर्गत. लेकिन इनको लाने का जो पर्पस है, इनको लाने का जो पर्पस है वो कुछ कमर्शियल पर्पसेस है. कैसे पर्पसेस है? कमर्शियल पर्पसेस है. इन बॉडीज को लाने का जो पर्पस है वो कमर्शियल पर्पस है.
whether the bodies which are constituted under a statute or an act but for some commercial purposes, क्या वो स्टेट की डेफिनेशन में कवर होगी? तो आंसर जो है यस, वो स्टेट की डेफिनेशन में कवर होगी। क्यों स्टेट की डेफिनेशन में कवर होगी? क्योंकि सबसे पहली बात क्या है, वो यहाँ पे क्या है, एक्ट के अंतर्गत, स्टेट्यूट के अंतर्गत क्रिएट हुई है। अब क्योंकि वो स्टेट्यूट के अंतर्गत क्रिएट हुई है, इसके ऊपर वाले केस में हमने पाया कि जरूरी नहीं है कि वो सॉवरिन या सॉवरिन फंक्शन ही परफॉर्म कर रही हो, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे वो सॉवरिन फंक्शन क्रिएट नहीं कर, सॉवरिन फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही है, लेकिन वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूटेड है एक्ट के अंतर्गत, कॉन्स्टिट्यूटेड है स्टेट्यूट के अंतर्गत, और इसीलिए वो स्टेट की डेफिनेशन में कवर होगी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, लाइक ओएनजीसी हो गया, एलआईसी हो गया, आईएफसी हो गया, ये सब क्या है, स्टेट है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग केस इज आर.डी. शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। ये जो केस है 1975 में डिसाइड हुआ था, सुप्रीम कोर्ट 1331। नाउ इस केस में क्या क्वेश्चन रेज हुआ? इस केस में क्वेश्चन रेज हुआ कि क्या एयरपोर्ट अथॉरिटी स्टेट है? अब कोर्ट ने ऐसा ऑब्जर्व किया कि भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट है, एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट पार्लियामेंट्री एक्ट है जो, तो कहने का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूटेड है अंडर द अथॉरिटी, अंडर द एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट, एंड ये जो एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट है ये एक पार्लियामेंट्री एक्ट है। तो इसके बेसिस पे तो जितना भी हमने पहले पढ़ा, जहां तक फंक्शन इज नॉट मैंडेटरली नीड टू बी ऑफ गवर्नमेंट इन नेचर या सॉवरेन इन नेचर, सिर्फ अगर अथॉरिटी जो है वो एक्ट के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूट हुई है तो वो स्टेट की डेफिनेशन में कवर हो जाएगी। अगर हम इस व्यू को अपना लेते हैं तो हम इसमें पाएंगे कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है ये एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट के अंतर्गत, जो कि पार्लियामेंट्री एक्ट है, उसके अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूट होती है और इसलिए ये स्टेट की डेफिनेशन में कवर होगी। लेकिन इस केस में कुछ और भी ऑब्जर्वेशंस किए गए। वो क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये एक्सरसाइज कर रही वेरियस पावर्स ओवर दिस अथॉरिटी। ये अथॉरिटी के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे पावर्स एक्सरसाइज कर रही है, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन को अपॉइंट करना, अदर मेंबर्स को अपॉइंट करना, इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करने वाले सारे फंड्स भी जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है, और इसीलिए ये क्या है, स्टेट की डेफिनेशन में कवर होता है। इस केस में कोर्ट ने वेटेज नहीं दिया वेदर द अथॉरिटी ये परफॉर्म कर रही है कोई सॉवरेन या फिर गवर्नमेंट फंक्शन और नॉट। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा राइज होता है कि क्या प्राइवेट बॉडीज भी कवर्ड होती हैं अंडर द टर्म स्टेट? ठीक है, क्या प्राइवेट बॉडीज, क्योंकि जब हम अदर अथॉरिटीज की बात कर रहे हैं तो अब जो स्कोप है या जो एरिया है वो वाइडेंड हो गया। जब एरिया वाइडेंड हो गया तो हमको ये जानना पड़ेगा कि भाई उस एरिया में तो प्राइवेट बॉडीज भी आती हैं, तो क्या ये प्राइवेट बॉडीज जो हैं ये भी कवर्ड हैं स्टेट की डेफिनेशन के टर्म में? तो देखिए, सबसे पहले आता है, यदि इन प्राइवेट बॉडीज का गवर्नमेंट होल्ड करता है द डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट, यानी कि ये प्राइवेट बॉडीज के जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, उसके ऊपर क्या है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है, द गवर्नमेंट होल्ड्स द डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट, तो यस वो स्टेट है। यदि ये जो प्राइवेट बॉडी है वो इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ स्टेट है या इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट है, तो डेफिनेटली वो स्टेट की डेफिनेशन में कवर होगी। नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइनेंशियल सपोर्ट। यदि गवर्नमेंट जो है इन प्राइवेट बॉडीज को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, then in that case it would be covered under the head state. Next is agency of state, यानी ये जो प्राइवेट बॉडी है, इफ इट इज नथिंग बट अ एजेंसी ऑफ स्टेट, यदि वह एजेंसी ऑफ स्टेट है, यानी जो फंक्शन ऑलरेडी स्टेट कर रहा था, यदि उस तरीके के फंक्शन ये बॉडी करती है, देन इन दैट केस वो क्या कहलाई जाएगी,
आर्टिकल 12 के अंतर्गत स्टेट की डेफिनेशन में कवर होने वाली अदर अथॉरिटीज के अंतर्गत मानी जाएगी। ना सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस इस कंसर्न में बहुत इंपॉर्टेंटली बेसिकली देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में ऐसा हेड किया गया था कि जो भारत पेट्रोलियम है, भारत पेट्रोलियम कॉन्स्टिट्यूट होता है कंपनीज एक्ट के अंतर्गत। अब भारत पेट्रोलियम जो है ये भी इंस्ट्रूमेंटालिटी ऑफ स्टेट है, यानी ये भी क्या है, इंस्ट्रूमेंटालिटी ऑफ स्टेट है, एंड हेंस ये कवर होता है स्टेट की डेफिनेशन के अंतर्गत। नाउ सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस भी प्रोवाइड की। अब ये गाइडलाइन कौन कौन सी थी? तो सबसे पहले स्टेट की डेफिनेशन में कवर होने के लिए 2 से 3 बातें हैं। सबसे पहला फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो स्टेट का कौन होना चाहिए, चीफ फंडिंग सोर्स होना चाहिए। दूसरा जो फंक्शनल कैरेक्टर है वो गवर्नमेंट नेचर का होना चाहिए। तीसरा गवर्नमेंट का उस पर्टिकुलर अथॉरिटी के ऊपर प्लेनरी कंट्रोल होना चाहिए। प्लेनरी कंट्रोल का मतलब क्या हो गया कि गवर्नमेंट ने अपॉइंट करना चाहिए चेयरमैन, मेंबर एंड अदर मेंबर्स। इसके अलावा कुछ जो एक्टिविटीज कैरिड आउट की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा वो ये न्यू बॉडी के द्वारा भी कैरी आउट की जानी चाहिए या न्यू अथॉरिटी के द्वारा भी की जानी चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे कि ये जो बॉडी है ये अदर अथॉरिटीज की डेफिनेशन में कवर होती है, एंड बाय वर्चू ऑफ इट बीइंग कवर्ड अंडर द definition of the term other authorities, it would be included under the definition of the term state under article 12 is concerned. इसके अलावा बॉडी जो है उसको मस्ट हैव सम अथॉरिटी और अ कमांड। बॉडी जो है उसको अथॉरिटी या कमांड होनी चाहिए। अब बॉडी को ये अथॉरिटी या कमांड कहाँ से मिलेगा? अथॉरिटी या कमांड कहने का मतलब है बॉडी क्या क्या कर सकेगी, उसके फंक्शन क्या क्या रहेंगे, व्हाट वुड बी इट्स रोल, प्राइमरी रोल क्या होगा, सेकेंडरी रोल क्या होगा, ये सब कहाँ पता चलता है? ये सब देखा जाए तो वो स्टैट्यूट के अंदर जिसके अंतर्गत ये बॉडी क्रिएट हुई है उसमें दिया जाता है। तो बॉडी जो भी क्रिएट की गई है उसको कुछ ना कुछ अथॉरिटी होनी चाहिए, उसको कुछ ना कुछ कमांड होना चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे कि वो स्टेट की डेफिनेशन में कवर होगा। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू दी अनदर केस, अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब का केस है। अब अजय है कि वेदर जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की गई है वो स्टैट्यूट के अंदर आती है नहीं, या स्टैट्यूट के अंतर्गत क्रिएट की गई है नहीं, या फिर वेदर द बॉडी जो है वो एज एन इंस्ट्रूमेंटेलिटी या एजेंसी एक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। बल्कि इसका क्या मतलब होता है, बल्कि इसका ये मतलब होगा कि किसी भी पर्टिकुलर बॉडी को स्टेट होने के लिए उसमें ये 6 बातें होना जरूरी है। एंटायर शेयर कैपिटल जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा हेल्ड किया जा रहा है, गवर्नमेंट उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, मोनोपोली स्टेटस जो है वो प्रोटेक्ट किया जा रहा है स्टेट के द्वारा, स्टेट का इस पर्टिकुलर अथॉरिटी के ऊपर डीप एंड परवेसिव कंट्रोल है, और फंक्शंस जो है ये बॉडी पब्लिक इंपॉर्टेंस के करती है या गवर्नमेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है। इसके अलावा जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट है वो ट्रांसफर्ड किया गया है टू कोऑपरेशन। ठीक है, तो इस तरीके का अगर कैरेक्टरिस्टिक हमको देखने को मिलता है देन इन दैट केस वी वुड से कि वो अथॉरिटी जो स्टेट की डेफिनेशन में कवर होती है। अब लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स। जैसे स्टैट्यूटरी अथॉरिटी की हम बात कर रहे हैं तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गया, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हो गया, नेशनल लॉ कमीशन हो गया, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हो गया, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन हो गया, आर्म्ड फोर्स ट्राइब्यूनल हो गया। ये एग्जांपल्स हो गए स्टैट्यूटरी बॉडी। नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज की बात करेंगे तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, लोकपाल, लोकायुक्त, ये एग्जांपल हो गए नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने स्टेट की डेफिनेशन को एंटायरली समझ लिया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड।